हाँ जी। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल? I hope you all will be fine. Well, come to the point. So today's topic is preposition, and last time we discussed about some of the points of preposition and we started that in my last video. अब हम लोग शुरू करेंगे प्रीपोजिशन के उस पॉइंट के आगे जो लास्ट पॉइंट हमने किया था। लास्ट पॉइंट में भी हमने बिटवीन की बात की थी और बिटवीन के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा भी था। अब उसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग लेंगे। देखो लिखा है बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, है ना। दो के बीच में जब कोई डील करना हो तो अब उस समय हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। मतलब दो लोगों ने बचाड़े, दो देशा ने बचाड़े, दो चीज़ा ने बचाड़े, किसी चीज़ की गल हो तो आप बिटवीन ला देते हैं। एग्जाम्पल है देयर इज नो एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता या दुश्मनी। कहना देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन ही एंड आई। लिखा हुआ है ये देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन ही एंड आई। देखो एक गलत है, एक ही है गलत है। सर ये गलत है तो फिर तुम बोर्ड ते क्यों लिखा है? नहीं देखो समझाने वास्ते कदे कदे गलत भी करना पैंदा है, ठीक है। हम देखो गलत क्यों है। मैंने आपको समझाया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं या फिर जो जीरंड आता है यानी कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगी, यानी कि उस नाउन या उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहना पड़ेगा। तो जीरंड की जीरंड की फॉर्म में तो कुछ खास चेंजेस नहीं आती और नाउन की फॉर्म में भी कुछ खास चेंजेस नहीं आती। नाउन भी वैसे ही रहेगा जैसा हमें देखने को मिलता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में बराबर ही रहता है। लेकिन जो प्रोनाउन है प्रोनाउन आप पंजाबी च की कहने हैं पड़नाम, नाउन ਨੂੰ ਕੀ कहने हैं नाम। तो नाउन ਨੂੰ कहने हैं नाव, प्रोनाउन ਨੂੰ कहने हैं पड़नाव, नाव या पड़नाव, संज्ञा या सर्वनाम हिंदी में कह देते हैं। तो देखो यहाँ पर ही और आई लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं बिटवीन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है आपका। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर हमारे जो प्रोनाउन आए हैं ये ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो ही लगा है ये तो सब्जेक्टिव केस में आता है। ही तो सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं ना। जिस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग ही रखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हमें लगाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, HI हिम। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, हिम एंड मी। तो बिटवीन के बाद यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है बिटवीन हिम एंड मी, ये सही होगा। यहाँ पर ही और आई नहीं लिख सकते क्योंकि ही और आई सब्जेक्टिव केस हैं, जबकि हिम और मी ये इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं। और हमें प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही चाहिए या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। चलो आगे देखें। बिटवीन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमिड और अमिडस्ट। इससे पहले हमने किया था अमंग और अमंगस्ट। अमंग और अमंगस्ट क्या था? दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई बात हो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कोई बात हो तो उसके लिए हम अमंग या अमंगस्ट लगाते हैं। अमंगस्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं? जब आने वाला हमारा ऑब्जेक्टिव केस वॉवल साउंड से शुरू हो रहा हो। बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी लागू होगी, यानी कि अमिड और अमिडस्ट का भी मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम, दो से अधिक चीज़ों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पर देखो एक फर्क है। अमिड और अमिडस्ट का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि अमंग का यूज हम लोग अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। अमंग का यूज से अनकाउंटेबल नहीं कर सकते, बट अमिड ते अमिडस्ट का यूज अनकाउंटेबल नहीं किया जा सकता है। अनकाउंटेबल जिन्हों काउंट नहीं कर सकते, जिन्हों गिन नहीं सकते। आओ देखिए, द बिल वॉज पास्ड, बिल पास किया गया अमिड, प्रीपोजिशन आ गया अमिड पैंडेमोनियम। हुण पैंडेमोनियम का मतलब की होता है? शोर। पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर। पंजाबी च तुसी शोर शराबा ही कहते, पंजाबी च भी शोर ही कहते हैं ना। पैंडेमोनियम का मतलब भी होता है शोर। पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर। पैंडेमोनियम क्या है? नाउन है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप नाउन को, इस पैंडेमोनियम को यानी कि शोर को काउंट कर सकते हो? गिन सकते हो? एक एक करके गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना।
हाँ मुझे पता है आप नहीं गिन सकते, क्योंकि मैं भी नहीं गिन सकता, और क्योंकि मैं नहीं गिन सकता तो आप भी ऑब्वियसली बात है नहीं गिन सकते। तो पैंडेमोनियम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने अनकाउंटेबल के लिए यहाँ पर अमिड ही लगाना है, यहाँ पर अमंग नहीं लग सकता, या फिर अमंगस्ट भी नहीं लग सकता। अच्छा यहाँ पर हम अमिड ही लिखेंगे क्योंकि ये पैंडेमोनियम में देखो पी से शुरू हो रहा है, पैंडेमोनियम प से, पैंडेमोनियम, और प जो है वो वोवल साउंड नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है। प जो है वो वोवल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट होने के कारण यहाँ पर अमिड लिखा है, अमिडस्ट अस। अब देखो यू आर सिटिंग, आप बैठे हो, अमिडस्ट अस, हमारे बीच में बैठे हो, है ना, हमारे बीच में, यानी कि हम लोग दो से ज्यादा है, मोर देन टू है हम लोग। अस, यू एस, अस जो है तो इसको अ बोला जाता है, और अ क्या है, स्वर है यानी कि वॉवल है। अस तो वॉवल साउंडिंग दे रहा है ना, वॉवल साउंडिंग दे रहा है, वॉवल साउंडिंग देने की वजह से यहाँ पर एसटी पड़ गया, यानी कि अमिडस्ट, एसटी लग गया, अमिडस्ट हो गया। और मतलब दोनों का सेम है कि दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में, यानी कि दो से ज्यादा के बीच में। सो मोर देन टू के लिए हम लोग अमिड या अमिडस्ट लगाते हैं, और अमिड या अमिडस्ट अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो सकते हैं और काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि अमिडस्ट अस का मतलब हो गया कि बंदे, है ना, व्यक्ति होंगे। अब व्यक्तियों को तो आप गिन सकते हो, लोगों को तो आप काउंट कर सकते हो। चलो उम्मीद है कि ये सारी बात भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट शुरू होता है यहाँ से, थर्ड पॉइंट बिसाइड। बी साइड, देखो इसको कैसे समझोगे आप, बी ई बी, बी का मतलब होता है होना, बी ई बी, बी का मतलब होता है होना, और साइड, साइड का मतलब होता है एक तरफ, यानी कि अगल में या फिर बगल में, अगल में या फिर बगल में। तो बी साइड मतलब एक तरफ होना, के बगल में, या आप ये भी लिख सकते हो एक तरफ होना, एक साइड होना, एक पास से होना, पंजाबी चा कहते हैं एक पास से हो जा, है ना, बी साइड। हम देखो एक एग्जांपल की है, ही सैट बिसाइड मी, बिसाइड की है अपनी प्रीपोजिशन है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो इस प्रीपोजिशन तो बाद ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ मी लगाया है ਜਿਹੜਾ कि अपना ऑब्जेक्टिव केस ਦਾ है, यानी कि ये मी की है ऑब्जेक्ट है, ਇੱਥੇ भी मैं यही समझाया कि मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ही सैट, सिट सैट, सैट, सैट केड़ी है, वर्ब दी सेकंड फॉर्म है, सैट केड़ी है, वर्ब दी सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताती है, पास्ट इंडेफिनिट बताती है, या सिंपल पास्ट बताती है, चाहे सिंपल पास्ट कह लो चाहे पास्ट इंडेफिनिट कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे एक तरफ बैठा, या वो मेरे बगल में बैठा, पास्ट की बात हो गई, मेरे बगल में बैठा, ठीक है जी। तो ये बात हो गई बिसाइड की। अब देखते हैं बिसाइड्स, इसमें ना एस लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है, और कोई बात नहीं है। अब इस बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। लेकिन ये जो के अलावा है ना, ये किसी चीज को इंक्लूड करने की बात करता है, इंक्लूड यानी कि शामिल करने की, मैं इसको लिख रहा हूं, शामिल करने की बात करता है, शामिल करना भी, किसी चीज को ऐड करना, जोड़ना, शामिल करना। जैसे कि बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, उसके अपने बच्चों के अलावा, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के अलावा, हिज, सॉरी यहां पर गलत है, हिज नेफ्यूज, नेफ्यूज का मतलब हो गया उसके भतीजे, है ना, नेफ्यूज का मतलब हो गया भतीजे, और कह रहे उसके भतीजे वर ऑल्सो प्रेजेंट, कह रहे उसके अपने बच्चों के अलावा, उसके बच्चों के अलावा उसके जो भतीजे थे ना वो भी प्रेजेंट थे। वर, वर किसकी कहानी है, कह रहे पास्ट की, यानी कि भतीजे भी प्रेजेंट थे। तो यहां से आप देख सकते हो बिसाइड्स, कह रहा बच्चों के अलावा, यानी कि बच्चे तो थे ही, उसके अलावा नेफ्यूज भी इसमें शामिल थे, नेफ्यूज भी प्रेजेंट थे। तो इस तरह जो बिसाइड्स होता है वो किसी चीज को जोड़कर बात करता है, यानी कि जोड़ने की बात करता है, ऐड करने की बात करता है, शामिल करने की बात करता है। भी इस चीज तो अलावा ये चीज भी मेरे को हैगी सी, ठीक है जी, भी इस चीज तो अलावा ये चीज भी मेरे को हैगी सी। हम लोग कहते हैं कि मेरे पास, मैं इंग्लिश के अलावा एसएसटी भी पढ़ाता हूँ, या मैं इंग्लिश के अलावा साइंस भी पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश बिसाइड्स मैथ, या आई टीच इंग्लिश बिसाइड्स एसएसटी और साइंस।
भी मैं मैथ के अलावा, मैं इंग्लिश के अलावा साइंस और एसएसटी भी पढ़ाता हूँ। मतलब इंग्लिश तो पढ़ाता हूँ, साइंस और एसएसटी भी मैं पढ़ाता हूँ। तो चीज़ों को शामिल करने की बात की जा रही है। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है जी, देखिए आप एक, हाँ जी, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट, अपना फोर्थ पॉइंट है सिंस और फोर। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हो प्रेजेंट और पास्ट में, फ्यूचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आप पढ़ते हो उसमें आपको समय बताने के लिए सिंस और फोर की ज़रूरत होती है। तो वो जो सिंस और फोर आप देखते हो ना, वो सिंस और फोर भी कुछ और नहीं बल्कि प्रीपोजिशन ही है। आओ देखते हैं उनका यूज़ कैसे करेंगे। देखो सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और ये किसी भी काम के, किसी भी एक्शन के शुरुआती समय की बात करता है। भी कोई काम इतने से शुरू हुआ, इतने दिन से शुरू हुआ, या इतने इस तारीख से शुरू हुआ, इस साल से शुरू हुआ, इतने बजे से शुरू, मतलब शुरू होने का जो समय होगा ना, स्टार्टिंग टाइम जो होगा किसी एक्शन का, वो बताने के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं। और वो स्टार्टिंग टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी कि वो एक फिक्स टाइम होगा, निश्चित समय होगा। और एक बात और आपने याद रखनी है कि सिंस जब हम लोग एज अ प्रीपोजिशन यूज करेंगे समय बताने के लिए, तो उसका मतलब निकलेगा से, यानी कि हिंदी का वो जो सेंटेंस होगा ना, वहां पर आप से लगाओगे तब आपको प्रॉपर मीनिंग क्लियर होगा। आओ देखते हैं कैसे। पहले तो हम ये देखें कि सिंस का यूज करना कैसे है ना, किस किस समय के लिए करना है। देखो सिंस के बाद हमने कोई ना कोई समय बताना होता है और वो समय जो है वो कुछ इस तरह से होता है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे हम याद कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए कोई बहुत बड़ा आप लोगों को फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत करो, सिर्फ अपने मन में कैलेंडर को याद करो। नहीं, देखो मिस्टर इंडिया फिल्म में भी एक कैलेंडर नाम का एक पात्र था, तो मैं उस कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आपके घर में जो कैलेंडर लगा होता है ना, जिसमें डेट, डेज, मंथ, ईयर सब कुछ लिखा होता है, इवन के फेस्टिवल्स भी मेंशन होते हैं, आप उस कैलेंडर को याद करो। अगर आप याद करो तो आप देखोगे कि उस कैलेंडर में आज की जो तारीख है 18 वो लिखी होगी, आज की तारीख का जो महीना है नवंबर वो भी लिखा होगा, आज की तारीख का जो ईयर है, जो साल है वो भी मेंशन होगा, 2022 वो भी मेंशन होगा। इसके अलावा जो आज का दिन है फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब कुछ मेंशन होगा। तो ये सारे जो डेज हैं, जो भी आप कैलेंडर में देखते हो, है ना, जो चीज़ एग्जैक्ट आप देखते हो कैलेंडर में, वो सारी चीज़ें सिंस से डील करती हैं। अब देखो दिवाली, दशहरा, ईद, है ना, इंडिपेंडेंस डे, कोई भी त्योहार है, कोई भी फेस्टिवल, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल है, चाहे वो अपना कोई भी अपना पर्सनल त्योहार हो ना, कोई अपना रिलीजियस फेस्टिवल हो, तो वो सारे जो फेस्टिवल हैं वो समय भी एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, एक फिक्स समय की बात करते हैं, निश्चित समय की बात करते हैं। दिवाली हो गया, ईद हो गया। अच्छा, अपने लाइफ की कोई भी स्टेज हो, चाहे आप बचपने में हो, चाहे आप बचपन की बातें करें, चाहे आप अपने यूथ जवानी की बातें करें, चाहे अपने ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे की बात करें, चाहे आप अपने अडल्टहुड, है ना, अडल्टहुड की बातें करें, तो ये सारी चीज़ें भी सेंस में आ जाती हैं, यानी कि ये भी अपने सेंस के लिए यूज होते हैं। और मॉर्निंग का टाइम हो, दिन का कोई भी समय, दिन का कोई भी पहर, हम लोग कहें दिन का कोई भी पहर, सुबह का पहर या दोपहर, है ना, धूप वाला पहर जो होता है दोपहर कहते हैं, फिर शाम का समय जो होता है, फिर जो रात का समय होता है, ये सारे समय भी, यानी कि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये सारे भी सेंस के साथ डील करते हैं। उसके बाद एनी इंसिडेंट ऑफ लाइफ, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना घटी, जैसे हम लोग कहते हैं ना यार, जब से उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, या जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत शांत रहने लगा है, या वो बहुत शांत रहता है, या वो बहुत शांत रह रहा है, या वो बहुत पढ़ रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो घर पे बैठे रहना, बेचारे की टांगे थोड़ी टूटी पड़ी है, तो घर पे बैठे बेचारा बैठे बैठे क्या करे, तो मम्मी कह रही बेटा पढ़ ले, कम से कम बैठा तो है ही है, किताबें उठा ले, पढ़ ले। तो हम लोग कह रहे थे ना कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि ये इंसिडेंट हुआ है, तब से वो पढ़ रहा है, या जब से उसका दोस्त उसकी क्लास में फर्स्ट आया है तब से वो पढ़ रहा है, क्योंकि दोस्त जब पास होता है तो बहुत ज़्यादा, समझ गए ना। हाँ,
3 इडियट याद कर लेना, 3 इडियट की मूवी। तो इवनिंग या एनी इंसिडेंट ऑफ लाइफ, इसकी बात हम लोग कर देते हैं। या फिर घड़ी का कोई समय हो, घड़ी का कोई भी समय हो, चाहे 12 बजे हो, 12:30 बजे हो, कोई भी 4:30 बजे हो, 4:15 हुआ हो, 4:20, कोई भी समय हो घड़ी का, निश्चित समय माना जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। और ये एक स्पेशल केस है, कह रहे हैं कि द लास्ट ईयर, द लगा हो चाहे ना लगा हो, अगर लास्ट ईयर अगर सिर्फ लास्ट लिखा हुआ है तो उसके बाद हम ईयर, मंथ, डे, मिनट्स, आवर कुछ भी लगा सकते, मिनट्स नहीं, मिनट, आवर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की टाइमिंग के साथ हम लोग डील करेंगे सेंस के लिए। अब मैं एक बात आपको और बता दूं, सेंस के लिए जो भी टाइमिंग आएगी उसमें से किसी को भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप 18 तारीख का प्लूरल बना सकते हो? क्या सर मैं बना सकता हूँ 18 गुना 36, 36 कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या आप नवंबर का प्लूरल बना सकते हो? क्या आप 2022 का प्लूरल बना सकते हो? नहीं, पूरी दुनिया में साल 2022 एक ही है और ये एक ही साल रहेगा, ठीक है जी। तो इनमें से किसी का भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। इंग्लिश ऐसी भाषा है जहाँ पर हर जगह एक्सेप्शंस देखने को मिलती है। तो ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे आया था, फ्राइडे जो मैंने लिखा हुआ है ना, संडे, मंडे, फ्राइडे वगैरह, कई बार हमें देखने को मिलता है संडेज एस लगा होता है। तो संडेज का मतलब हो जाएगा हर संडे, मंडेज उसमें एस लगा होगा, दैट मीन्स कि हर सोमवार, ठीक है। इस तरह से ये चीज डील करती है। खैर आगे चलते हैं। I have not seen him since 2021। कह रहे कि 2021 से मैंने उसे नहीं देखा है। Have not seen him यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल आया है यहाँ पे। कह रहा है कि I have not seen him, मैंने उसे नहीं देखा है since 2021, साल 2021 से 2021 से सॉरी। तो आप देख सकते हो सिंस का यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, से। तो किसी समय से ये नहीं हुआ है, किसी समय से उसने ये नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आ रही है, तो वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और इसी को आप मतलब बना सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हो कि ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से का सेंस आ गया, सेम सेंस आएगा, सिंस का से, और वहां पर भी से आएगा। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ये बात आप अपने लिए यूज कर सकते हो अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हो तो। खैर ये थी बात सिंस की। अब सिंस का एक और पॉइंट रह जाता है। देखो ये जो सिंस है ना, इसका मतलब क्योंकि या चूंकि भी होता है, क्योंकि या चूंकि। जब आप 10th क्लास में या जब आप अपनी क्लास में मैथमेटिक्स बनाते हो तो आप कुछ इस तरह का साइन लगाते हो, ये 3 तरह की बिंदियां लगा देते हो। यहाँ पे 3 तरह की ये बिंदियां लगा के इनको ब्रैकेट में कर देते हो और फिर इस तरह एरो लिखकर यहाँ पर कुछ रीजन या लॉजिक लिख देते हो कि इस वजह से, चूंकि ये था इसलिए हमने आगे फॉर्मूले में ये किया। इस तरह की कंडीशंस आप अप्लाई करते हो। तो चूंकि का सेंस हो या क्योंकि का सेंस हो, ये बताता क्या है, रीजन, कारण, वजह बताता है। सिंस आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। आई कुड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सका या मैं स्कूल नहीं आ पाया। सका या पाया, ये जो कुड है ना, कुड से हमें सका या फिर पाया, ये दोनों सेंस मिलते हैं। मैं ये काम नहीं कर सका या मैं ये काम नहीं कर पाया। तो ये थी बात सिंस की। अब आ जाते हैं हम लोग 4 के लिए। जो 4 है, 4 पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी कि एक लंबी अवधि को बताता है, ठीक है। और ये सारे प्लूरल चलेंगे। 4 का भी हिंदी में सेंस से ही निकलेगा। जब इसको सेंटेंस में यूज करोगे ना टाइम बताने के लिए, तो इसका भी सेंस से ही निकलेगा, से। इसमें डेज, 4 लगाने के बाद 6 डेज, 7 डेज, मतलब कोई नंबर आएगा और उस नंबर के बाद ये चीज प्लूरल हो जाएगी। देखो हर एक चीज प्लूरल है, आवर्स, मिनट्स, ईयर्स, वीक्स, द लास्ट नंबर। देखो
यहाँ पर भी हमने द लास्ट की बात की थी, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर द लास्ट के बाद कोई नंबर आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी नंबर आ जाए तो वो चीज प्लूरल हो जाएगी, यानी कि पिछले। लास्ट का मतलब होता है पिछले, लास्ट का मतलब होता है पिछले। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 2021, यानी कि पिछले साल की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ लिख दूं सिंस लास्ट ईयर तो भी ठीक है, क्योंकि लास्ट के बाद हमने कौन सा कोई नंबर डाला है, कोई नंबर तो डाला नहीं। तो सिंस लास्ट ईयर तो भी ठीक है, या सिंस 2021 तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ तो लास्ट के बाद कोई नंबर आ जाएगा और इसलिए ये चीज प्लूरल हो जाएगी, चाहे ये सारी चीजें प्लूरल हो जाएगी। उसके बाद ये कंसेप्ट आता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से। जब हमने ये कहना कि लंबे समय से मैंने ये नहीं किया है, या लंबे समय से वो ये काम कर रहा है, ठीक है, इस तरह का जब सेंस आता है तब हम लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम लगा देते हैं। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि चीजें क्लियर हों। आई हैव, आई के साथ तो हैव ही लगता है। आई हैव ईटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने व्रत रखा हुआ था, हो सकता है कुछ और रीजन रहा हो, क्योंकि मैं जनरली व्रत वगैरह है जो आप समझ सकते हैं। तो आई हैव ईटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो देखो ये जो समय है इसका आप ये खुद में ही एक बहुत बड़ा इनडेफिनिट है, मतलब हमें नहीं पता कि किस समय से लेकर किस समय तक मैंने नहीं खाया। यहाँ पर हमने टाइम को फिक्स नहीं किया, पॉइंट आउट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर प्लूरल करने का तो कोई सिस्टम हमने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये फिक्स टाइम तो नहीं बता रहा, इसलिए हमने इसको फॉर के बाद यूज किया है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया है। She has been living, ये have eaten ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, और ये has been ing, has been प्लस ing या have been प्लस ing जो है ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था रही थी। She has been living, वह रह रही थी, नहीं सॉरी has है तो है। She has been living, वह रह रही है। Here, यहाँ रह रही है। For 10 years, 10 सालों से रह रही है। तो 10 इयर्स कोई नंबर आ गया ना, 10 इयर्स प्लूरल हो गया, तो इसलिए हमने 4 के लिए यहाँ पर 4 लगा दिया। अब यही अगर मैं लिखूं हियर फॉर लास्ट 10 इयर्स, फॉर लास्ट के बाद नंबर आएगा 10, फिर आएगा इयर्स, तो भी हम लोग 4 लगा देंगे। तो इस तरह लास्ट को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर लास्ट 10 इयर्स, वह पिछले 10 सालों से, अब भी क्या सेंस निकलेगा, 10 सालों से यहाँ रह रही है, रहा है, ये सेंस आ जाता है। तो उम्मीद है कि ये सेंस और फॉर का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जो मैंने आपको ये समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया, अगर इस प्रयास में कहीं भी कोई कमी रह जाए या आपको कोई डाउट क्रिएट हो जाए या आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे ऊपर लिखे हुए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपना जो प्रश्न है आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।